शरद पवार की इस समय उम्र है 82 साल। 82 वर्ष एक ऐसी उम्र होती है जहां कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बारे में सोचता है अब मैं बैक सीट ले लूंगा और मेरे परिवार के जो लोग हैं वो, अब मेरा अगर बिजनेस है तो वो आगे बढ़ाएंगे और अगर पार्टी है तो पार्टी में जो दूसरे नेता हैं अब वो राजनीति करेंगे। अब मैं आराम करूंगा या सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले शरद पवार ने यह ऐलान भी किया था, जब अचानक से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं एक्टिव राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन पीछे से अपनी पार्टी के जो नेता हैं और अपना परिवार है उसका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपको याद होगा ये सब। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और पार्टी में जो संगठन है उसमें काफी फेरबदल किए थे। आज शरद पवार ये जरूर सोचते होंगे कि काश वो उसी दिन रिटायर हो गए होते। आज वो जरूर सोच रहे होंगे कि जीवन ने उन्हें एक मौका दिया था जिस दिन वो सम्मानजनक तरीके से एक्टिव राजनीति से रिटायर हो सकते थे और अपनी इस पार्टी को अपनी बेटी और अपने भतीजे को सौंप सकते थे और फिर उनके ऊपर छोड़ देते कि वो क्या करने वाले हैं। अगर उस दिन उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो आज अजीत पवार ने इस तरह बगावत ना की होती, आज प्रफुल्ल पटेल ने भी इस तरह बगावत ना की होती। वही प्रफुल्ल पटेल जिन्हें शरद पवार का विश्वास पात्र माना जाता था और उन्होंने ही प्रफुल्ल पटेल को पार्टी संगठन में इतना ऊंचा पद दिया, लेकिन वही प्रफुल्ल पटेल अब उन्हें छोड़कर चले गए। तो ये रिटायरमेंट का समय होता है 82 वर्ष की जो उम्र है, और 82 साल की उम्र में शरद पवार अब ये कह रहे हैं कि मैं दिन में एक समय खाना खा लूंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो 82 साल की उम्र में भी अब भी अपनी पार्टी में वही ताकत झोंकने के लिए तैयार है। अजीत पवार समेत एनसीपी के जिन 9 बागी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें से 7 विधायक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे और अब ये शरद पवार के खिलाफ बगावत करके फिर से मौजूदा सरकार में मंत्री बन गए हैं। शरद पवार ने इन सभी 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को एक याचिका दे दी है और उनका कहना है कि ये सभी विधायक दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आते हैं, इसलिए इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। अब यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज ही उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और एनसीपी का कहना है कि अगर स्पीकर न्याय संगत फैसले नहीं लेंगे तो यह मामला अब अदालत में जाएगा। और जैसा हमने आपको पहले कहा, ये आपको ऐसा लगेगा जो कुछ आप देख रहे हैं जैसे आप शिवसेना की जो फिल्म आपने देखी थी उसी का एक सीक्वल आप देख रहे हैं। जैसा शिवसेना के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, अब वही एनसीपी में हो रहा है और वही शरद पवार के साथ हो रहा है। ये जो शिवसेना के साथ जब ये मामला हुआ था ये भी चुनाव आयोग गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और ऐसा लगता है कि ये मामला भी चुनाव आयोग में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजीत पवार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद यह तीसरी बार है जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं और अब तक के राजनीतिक सफर में वो कुल 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अजीत पवार इनमें एक बार भी पूरे 5 साल तक उप मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाए और इस बार भी उनके सामने कई चुनौतियां हैं। तो सोचिए, अजीत पवार बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं और उनके मन में इच्छा तो शुरू से मुख्यमंत्री बनने की थी। मुख्यमंत्री तो वो अभी एक बार भी नहीं बन पाए, बार बार उप मुख्यमंत्री बनकर ही रह जाते हैं और उप मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए, इसी को किस्मत कहते हैं। अजीत पवार ने कल जब शरद पवार के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का फैसला किया तब एनसीपी के कई बड़े पदाधिकारी और 4 में से 2 सांसद भी उनके साथ थे। इनमें एक सांसद थे सुनील तटकरे जिनकी बेटी अदिति तटकरे को मंत्री बनाया गया है और दूसरे सांसद थे डॉक्टर अमोल कोल्हे जो रविवार को बागी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और वहां दिखाई दे रहे थे। लेकिन 24 घंटे के बाद ही एनसीपी के ये सांसद अमोल कोल्हे अजीत पवार का साथ छोड़कर वापस शरद पवार के खेमे में चले गए हैं और उन्होंने आज एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो।
शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है, पर दिल कभी नहीं। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल मिलाकर 288 सीटें हैं, जिनमें से अब बीजेपी के पास कुल 205 विधायकों का समर्थन हो गया है। तो सोचिए, 288 में से 205 बीजेपी के साथ। इनमें 105 विधायक तो खुद बीजेपी के अपने विधायक हैं, जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं। 40 विधायक इंपोर्टेड हैं, यानी 40 विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के हैं, जो इंपोर्ट किए गए हैं। 40 विधायक एनसीपी से अजीत पवार के गुट के हैं, ये भी इंपोर्ट किए गए हैं। और 20 विधायक अन्य हैं, अन्य दलों के या इंडिपेंडेंट। और इस तरह अभी महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के पास 205 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो यहां देखिए, कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि एक एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहां बीजेपी की जो समस्या है वो ये है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा विधायक हो गए हैं। चाहिए थे 145 और उनके पास विधायक अब हो गए हैं, आप समझिए 205। तो यह स्थिति है इस समय बीजेपी की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार है 205 विधायक वाली, ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो अब बच गए हैं, बचे कुचे जो विपक्षी दल हैं, उनके पास अब सिर्फ 83 विधायक रह गए हैं विधानसभा में, जिनमें सबसे ज्यादा 44 विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो देखिए, अभी सारी पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही बची है जो अभी तक इंटैक्ट है, जो टूटी नहीं है। और कांग्रेस अब बीजेपी के बाद अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है जो महाराष्ट्र में है। बाकी के क्षेत्रीय दल टूट चुके हैं। तो 44 विधायक कांग्रेस के हैं। इस नाते विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। एनसीपी से शरद पवार के गुट के पास अभी 14 विधायक बचे हैं। उद्धव ठाकरे के गुट के पास, यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके पास 16 विधायक हैं और अन्य विधायकों की संख्या इस समय 9 है। तो विपक्ष के पास महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 83 विधायक हैं। और अब ये आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की लगभग जो ताकत है वो क्षीण हो चुकी है। विपक्ष नाम की अब कोई चीज महाराष्ट्र में बची नहीं है। इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ बीजेपी ने महाराष्ट्र में कर दी है। महाराष्ट्र में जो दो सबसे बड़े क्षेत्रीय दल थे, शिवसेना को पहले ही तोड़ दिया और अब एनसीपी को भी बीजेपी ने तोड़ दिया है। अब देखिए क्या होगा आने वाले समय में, या जब लोकसभा का चुनाव होगा, 2 राष्ट्रीय पार्टी रह जाएंगी, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। वर्ष 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब विपक्षी दलों में सबसे कम सीटें कांग्रेस पार्टी की थी। तो यह भी राजनीति में कहते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति कैसे पल पल बदलती है, उसका आप एक तस्वीर आज देख रहे हैं। और कैसे राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है, यह भी आज आप देख रहे हैं। तो जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी सबसे छोटी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के पास 44, जहां आप देख रहे हैं, ये 44 विधायक थे उस समय। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी यहां पर अगर आप देखें। लेकिन आज विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास ही हैं, तीसरे नंबर से नंबर 1 पर आ गई है। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस में अब तक बगावत नहीं हुई है। यह अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता चाहें तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में जो कैबिनेट है उसमें अब भी 14 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि अब अगली सेंध कांग्रेस में लग जाए और जो 14 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं, इसमें से कुछ हिस्सा कांग्रेस को मिल जाए। महाराष्ट्र कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों के लिए जगह है, जिनमें एनसीपी के 9 नए मंत्री बनने के बाद भी अब भी मौजूदा कैबिनेट में 29 मंत्री ही हैं। इसलिए मंत्री पद के खाली इन 14 पदों के लिए भी बगावत कभी भी कहीं भी हो सकती है। और अब से कुछ देर पहले यही सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार में जो जगह है वो पूरी तरह भर चुकी है, जगह फुल हो चुकी है।
ये भी चर्चा है कि आने वाले कुछ और दिनों में कांग्रेस के लोग भी जुड़ सकते हैं आपके और केंद्र के काम को देखते हुए। अरे अभी आप फुल हो गए ना इधर।